Hello everyone, thank you very much for appreciating our video on NISM Research Analyst न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और तभी हमने आपको प्रॉमिस भी किया था कि हम जल्द ही थियोरी क्वेश्चंस जो है इन डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वो लेके आएंगे, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ और कुछ हमारे फैमिली कमिटमेंट्स थे, उसके वजह से ये डिले हो गया है। लेकिन अभी हम ये वाला वीडियो ले आए हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने ईच क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे थियोरी का, उसको बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन जो है वो रीफर्बिश्ड है, मतलब ये पहले ही हमने ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बनाए थे और हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए थे, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ध्यान में रखते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे वापस आपकी तरफ प्रेजेंट किया है। हो सकता है कभी कभी आपको हमारा वीडियो जो है ये फर्स्ट सर्च में सामने नहीं आता है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि आप 2 पार्ट में वीडियो डालिए। एक वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होना चाहिए, मतलब आइडियली वो होता है तो हमारा एक प्रिपरेशन जो है वो नंबर क्वेश्चंस के लिए हमारा माइंडसेट हो जाता है, और एक जो वीडियो रहेगा वो थियोरी बेस्ड होगा। तो ये वीडियो जो है यहाँ पे सारी थियोरी क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपके लिए वही इंस्ट्रक्शंस होगी जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल के लिए कहा था कि अगर आपके पास 45 to 50 मिनट्स है देने के लिए, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे एक अच्छा बेस क्रिएट होने वाला है। सो आप वीडियो डेफिनेटली एंड तक देखिए, ताकि आप में जो थियोरी रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस होंगे अगर कुछ, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज द मैनेजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स डेट बोरोइंग्स? ये एक आंसर समझने के पहले देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को डेट की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है, अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए। देखो, गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग्स, मतलब जो भी टैक्सेस होते हैं या जो भी उनका डिसइन्वेस्टमेंट होता है, उनसे उनको पैसे आते हैं, और गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज या जो भी उनके एक्सपेंसेस है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सैलरीज हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की सैलरीज हो गई, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए, इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। अभी जितना भी पैसा आया दैट इज इनफ्लो, और गया वो आउटफ्लो। जब आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, दैट मीन्स 100 रुपीज का आउटफ्लो है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, और इनफ्लो जो है वो से 97 रुपीज का है। तो गवर्नमेंट के पास अभी 3 रुपए कम है अपने प्रोजेक्ट्स को पुश करने के लिए या अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। ये 3 रुपए जो है वो गवर्नमेंट रेज करेगी थ्रू डेट बोरोइंग, और इसके लिए गवर्नमेंट को हेल्प करता है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का मैनेजर है। तो इंडिया का जो डेट बोरोइंग सिस्टम है, इसको पब्लिक डेट मैनेजमेंट भी बोला जाता है, और ये कैरी आउट करता है आरबीआई। तो करेक्ट आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट, which of these can be considered as a threat in the SWOT analysis of a company? SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunities and threat. जो फर्स्ट 2 एस्पेक्ट है या 2 एट्रीब्यूट्स है SWOT एनालिसिस के, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो इंटरनल फैक्टर्स है ऑफ एनी कंपनी, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एनी कंपनी। तो हम देखेंगे कि एक्सटर्नली कौन से फैक्टर्स यहाँ पे है जो कंपनी के परफॉर्मेंस को थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। द पेटेंट हेल्ड बाय अ कंपनी आर एक्सपायरिंग, तो ये इंटरनल मैटर हो गया है कंपनी का। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज वेरी वीक, तो ये वीकनेस हो गया कंपनी का, और वो इंटरनल मैटर है। एंड लास्ट है नेचुरल कैलामिटीज और पेंडेमिक लाइक सिचुएशन। हाँ, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, तो थ्रेट में जो है ये फैक्टर आएगा। तो ऑप्शन है नेचुरल कैलामिटीज और पेंडेमिक लाइक सिचुएशन। अच्छा, अभी यहाँ पे एक ये भी हो सकता है, जैसे हमने पेंडेमिक में देखा था कि कुछ कंपनीज जो है उन्होंने काफी सारा पैसा बनाया, काफी सारा अच्छा उनको रिजल्ट्स मिले हैं, दैट इज फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज है या कोई रिटेल बिजनेसेस है, उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन वहीं पे कहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है या एविएशन इंडस्ट्रीज है उनको, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, उनको काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा था। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ये सिचुएशंस कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज के लिए फेवर में जाएगी, एज अ अपॉर्चुनिटी काम करेगी, और कौन सी इंडस्ट्री के लिए जो है वो थ्रेट क्रिएट करेगी। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ इंटेंस इंडस्ट्री राइवलरी, इनोवेशन एंड कस्टमर सर्विस इन बिजनेस आर वेरी नेसेसरी। गोज विदाउट सेइंग दैट इंटेंस बिजनेस राइवलरी का मतलब है ज्यादा सप्लायर हो सकते हैं यहाँ पे और कम बायर्स है।
या बायर के पास बाय करने के लिए काफी ज्यादा चॉइसेस है, ज्यादा ऑप्शंस है। आपके बायर को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके जो प्रोडक्ट्स है उसमें कंटिन्यूस इनोवेशन लाना पड़ेगा, नए नए चेंजेस लाने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम आपका सेल सर्विस जो है या कस्टमर के लिए जो सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस है, उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि आपके पास कस्टमर वापस आए, रिपीट ऑर्डर लेके आए और आपका जो कस्टमर बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो इनोवेशंस या प्रोडक्ट अपडेट की वजह से जो है कस्टमर को वैरायटी मिलती रहती है, और आफ्टर सेल सर्विस जो है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कस्टमर का फेथ जो है वो आपके साथ बना रहता है। तो इट इज ट्रू दैट व्हेनेवर देयर इज अ इंटेंस इंडस्ट्री राइवलरी, innovation and customer service in business are very necessary. Next, a bond with a face value of rupees 10,000 and a coupon rate is 11%. The expected rate of return is 8.75%. What would be the value of the bond? Very important question. इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि बॉन्ड वैल्यू और इंटरेस्ट रेट जो है इनका इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। इस क्वेश्चन के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपकी बॉन्ड की फेस वैल्यू जो है वो है 10,000 रुपीज की, और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है प्रीवेलिंग जो चल रहा है वो है 11%। दैट मीन्स इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल रहा है अभी, तो रिटर्न उसको मिल रहा है 1100 का। दैट मीन्स 10,000 इंटू 11%। अभी करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में, तो करंट इंटरेस्ट रेट है ऑन द सेम बॉन्ड, सेम क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड के ऊपर का इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 8.75%। दैट मीन्स कितना उसे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा अभी अभी इन्वेस्ट करेगा तो अभी इन्वेस्ट करने के बाद इसको मिलने वाला है 875। पहले के जो बॉन्ड्स थे उसके वो 11% के थे, और करंट बॉन्ड जो मार्केट में अवेलेबल है सेम क्रेडिट रेटिंग के वो है 8.75% के। कौन सी बॉन्ड ज्यादा वैल्यूएबल है, तो पहले वाले बॉन्ड जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर ये 10 साल के बॉन्ड है तो 10 साल तक मुझे 1100 मिलेगा, जबकि करंट रेट के हिसाब से मुझे 875 मिलेगा। तो मतलब मार्केट में या इकोनॉमी में जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो जो पहले के जो बॉन्ड्स है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। गॉट इट? सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? तो जो प्रीवियस बॉन्ड है दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव। ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, लेस देन द फेस वैल्यू, इक्वल टू फेस वैल्यू, इनसफिशिएंट डेटा। 10,000 के जो फेस वैल्यू वाला बॉन्ड है विथ 11% इंटरेस्ट वो ज्यादा वैल्यूएबल है, तो वो 10,000 से ज्यादा वैल्यू जो है वो कैरी करता है, क्योंकि करंट मार्केट में जो है सेम बॉन्ड आपको 8.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो ऑप्शन इज 1, ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। नेक्स्ट, द सेल एंड परचेज ऑफ न्यू शेयर्स हैपन इन। ये कॉन्सेप्ट तो हमने 11th क्लास में ही पढ़ लिया है, फिर भी सेल एंड परचेज ऑफ न्यू शेयर्स कहाँ पे होता है, तो ये होता है प्राइमरी मार्केट में। जब भी कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल करा के देगी तभी ये प्राइमरी मार्केट में होगा। मतलब वो सिक्योरिटीज कोई भी एक्सचेंज पे अभी अवेलेबल नहीं है। एक बार सिक्योरिटी लिस्ट होने के बाद जो है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो ऑप्शन इज प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट, पुटेबल बॉन्ड्स आर सेफ ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, से वेदर ट्रू और फॉल्स। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। पुटेबल बॉन्ड जो है वो पुट ऑप्शन के साथ आते हैं। तो यहाँ पे होल्डर या इन्वेस्टर जो है उसके पास एक राइट होता है कि वो एक स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद कंपनी को अपने बॉन्ड्स वापस दे के पैसा ले सकता है। अभी ये कब करेगा, ये करेगा जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ रहा है। से फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर ने एक पुटेबल बॉन्ड खरीदा था 10 साल मेच्योरिटी वाला 3 साल पहले, तभी इंटरेस्ट रेट जो था वो 7.5% था। अभी 3 साल के बाद जो है मार्केट में सेम क्रेडिट रेटिंग के इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरेस्ट है वो है से 8.75%। तो 7.5% में से खरीदा था 10 साल की मेच्योरिटी वाला, लेकिन 3 साल हो गए और लॉक इन पीरियड भी खत्म हो गया है, और अभी मार्केट में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 8.75%। अभी दिमाग की बत्ती जलेगी किसके, इन्वेस्टर के। तो इन्वेस्टर अभी क्या करेगा, तो इन्वेस्टर कंपनी को अपने पहले वाले जो बॉन्ड्स है उसको वापस कर देगा, कैश ले लेगा, और दूसरे बॉन्ड जिसका 8.75% इंटरेस्ट है वो बाय कर लेगा।
मतलब अभी राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो है, दैट मीन 7% से या 7.5% है, 8.75% है, तो पुटेबल बॉन्ड यहाँ पे सेफ और ज्यादा एडवांटेजियस, ज्यादा अट्रैक्टिव साबित हो जाएंगे। तो ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट, द डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसे डीआर भी बोला जाता है, विच आर इशूड इन यूएस एंड लिस्टेड ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज विथ फॉरेन स्टॉक एज अंडरलाइंग आर नोन एज। डीआर को कहां पे इशू किया है? यूएस में इशू किया है, लिस्ट किया है यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे। कंपनी कौन सी है? तो कंपनी जो है वो यूएस कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी हो सकती है, सिंगापुर कंपनी हो सकती है, यूके की कंपनी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट इशू किए या सिक्योरिटीज इशू की है, अपने कंपनी के स्टॉक के सामने सिक्योरिटीज इशू की है, वो इशू की है यूएस में, और यूएस के जो इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। जैसे इंडिया की बात करूं तो इन्फोसिस है या विप्रो है या एचडीएफसी बैंक है, इनके जो शेयर्स है वो यूएस में लिस्टेड है इन द फॉर्म ऑफ डीआर। तो जो डीआर यूएस में इशू होते हैं फॉरेन कंपनी के स्टॉक के, उनको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर। तो ऑप्शन देखते हैं, एडीआर, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। नेक्स्ट, which of the following option is not a valuation parameter of a company listed on a stock exchange? तो पहले ऑप्शंस देख लेंगे। the demand and supply of its securities in the stock exchange, the price to book value ratio, ये valuation principle या valuation parameter है। the price to earning ratio, that is PE ratio, ये भी valuation parameter है। the intrinsic value find out करना, ये भी valuation parameter है, to know exactly whether it is overvalued, undervalued or so the demand and supply of its securities in the stock exchange, ये valuation parameter नहीं है, ये basically current market price जो है ये demand and supply of the security के ऊपर depend करती है। अगर security जो है वो listed है तो ज्यादा डिमांड होगा तो करंट मार्केट प्राइस बढ़ी हुई दिखेगी, कम डिमांड होगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो करंट मार्केट प्राइस घटेगी। तो ऑप्शन इज demand and supply of securities in the stock exchange, and this is not a valuation parameter. Next, why are yield on government bonds usually lower than that of a corporate bonds? आपको पता है गवर्नमेंट जो है ये जब भी बॉन्ड इशू करती है तो ये बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट से यूजुअली कम रहते हैं। रीजन क्या हो सकता है? मेजर रीजन यहाँ पे यह है कि गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर या प्रिंसिपल पेमेंट के ऊपर कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे कम है तो गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी एंड गवर्नमेंट कैन रीपे इट्स डेट ऑब्लिगेशंस, फिर वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो या प्रिंसिपल के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट रिस्क है या जिसे हम क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ कम एसोसिएटेड है या नील है इन केस ऑफ इकोनॉमी इज वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट में कभी भी कोई एक क्रेडिट इवेंट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, और अच्छे अच्छे कंपनीज भी अपने बॉन्ड पेमेंट के ऊपर या इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड ज्यादा सेफ माने जाते हैं, इसलिए जितना ज्यादा सेफ उतना कम रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न। तो ऑप्शन इज government bonds carry less market risk than corporate bonds, government bond carry less credit risk than corporate bond। मार्केट रिस्क दोनों के लिए सेम है, लेकिन क्रेडिट रिस्क जिसको हम डिफॉल्ट रिस्क बोलते हैं ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का ज्यादा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड इन स्टेडी इकोनॉमी इज लेस और नील के बराबर हो सकती है। तो इसके लिए ऑप्शन जो है ये बी है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, गवर्नमेंट इज अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सो इट्स ऑफर लोअर इंटरेस्ट रेट। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी कंपनीज होती है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट ऑल्सो वांट ऑलवेज वांट और इंटेंड टू हैव व्हेनेवर इट इज अ कंपनी इट शुड मेक प्रॉफिट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहती है, लेकिन हाँ जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है। तो ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैरी लेस क्रेडिट रिस्क देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। Next, if an investor is not able to sell his investment when desired, or it has to be sold below the intrinsic value, or there are high cost of carrying out the transaction, then this risk is called as। यहाँ पे इन्वेस्टर को चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेचे, लेकिन जो सोचा था वो रेट पे नहीं मिल रहा है, या उसको इनकैश करना पॉसिबल नहीं है, कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली, ऐसे रिस्क को क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क,
क्रेडिट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। एक्चुअली स्पीकिंग, जब भी आप आपके इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली इनकैश नहीं कर सकते हो या जो डिजायर रेट आपका था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट, a rise in national income will surely lead to a rise in standard of living of its citizen. True or false? पहले तो देखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन जो है वो डिटरमिन होता है एक्चुअली स्पीकिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ अ सिटीजन। तो पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम घटेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटेगा। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ गया लेकिन पॉपुलेशन भी अगर वही प्रोपोर्शन में या उससे ज्यादा बढ़ा तो पर कैपिटा इनकम जो है वो घट सकता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो डिनोमिनेटर बढ़ गया लेकिन न्यूमरेटर भी बढ़ गया तो कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर अगर उतना ही है तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। तो नेशनल इनकम विल श्योरली लीड टू अ राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ सिटीजन। दैट इज नॉट ट्रू। नेशनल इनकम के साथ अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में है, नेशनल इनकम बढ़ गया है, पॉपुलेशन कंट्रोल में है, तो हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। तो ऑप्शन इज श्योरली का मतलब तो फॉल्स ही है। नेक्स्ट, business models, SWOT analysis, competition in the industry, market share, corporate governance, etc. are dash parameters. कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो क्या है, ओवरऑल मार्केट के सामने कंपनी के प्रोडक्ट का शेयर कितना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट मीन्स फैट, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो कंपनी की क्या है, ये सारी चीजें जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बताती है कंपनी के। इसके लिए ये क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है। हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, वैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इज क्वालिटेटिव। नेक्स्ट, as per the SEBI standard of corporate governance, independent directors should constitute at least -% of board if a chairman is an executive director. जब chairman executive director रहता है तभी जो independent directors है जिनका कंपनी के साथ कोई भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है वो मोर देन 50% होंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसे सेबी स्टैंडर्ड बोलता है ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ऑप्शन शुड बी 50%। तो ऑप्शन यहाँ पे है 50%, दैट इज करेक्ट। Next, dash investment most probably has the highest uncertainty in terms of return. Options देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि वेंचर कैपिटल है ये सबसे ज्यादा रिस्की होगा। अब ये रिस्की क्यों होगा? वेंचर कैपिटल जो है वो अपने आप में एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट है, कंपनी को अपने आप को अभी तक प्रूव करना बाकी है, तभी वेंचर कैपिटलिस्ट लुकिंग एट द कंपनीज प्रोडक्ट, प्रोस्पेक्ट एंड मार्केट फिट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका इंटेंशन क्या होता है? इनका इंटेंशन ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन जब बढ़ेगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो अपना एग्जिट बनाएंगे, अपने इक्विटी शेयर जो है वो बेच देंगे और उनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर बिजनेस फेल हो गया तो, या एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन क्रिएट नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो वेंचर कैपिटलिस्ट का एग्जिट इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, शायद उनका पैसा जो है वो डूब भी सकता है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जब इन्वेस्ट करते हैं वैसे बिजनेसेस के लिए अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो सकती है और ये काफी रिस्की कैपिटल जो है वो टर्न आउट हो सकता है। दैट्स व्हाई द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली हैज द हाईएस्ट अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स। नेक्स्ट, if an auditor is unable to verify any part of the company's financials due to lack of data, he will provide dash report। कौन सा रिपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट और रिपोर्ट विद अ डिस्क्लेमर। ऑडिटर एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ऑडिटर जो है अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है कोई भी एक ओपिनियन देने से, क्योंकि जो फाइनेंशियल डेटा या इंफॉर्मेशन उसने मांगी थी वो उसे मिली नहीं है। तो whenever the certain data or information is not provided as and when it was asked for, जो रिपोर्ट आपका ऑडिटर देगा उसे हम बोलेंगे रिपोर्ट विद अ डिस्क्लेमर।
अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है? तो ये एक क्लीन रिपोर्ट होती है, और क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है जहां पे एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये नहीं प्रोवाइड की जाती है. So when auditor is unable to verify any part of the company's financial due to lack of data or information, he will be providing a report with a disclaimer. Next, most of the businesses are price takers and not price makers. Which of the following option justifies this statement? Exactly यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेलर है वो यहाँ पे प्राइस, जो भी मार्केट ड्रिवन प्राइस है वो एक्सेप्ट कर रहा है, अपने प्राइस जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, या अपना प्राइस जो लगा के मार्केट में नहीं बेच सकता है, मे बी क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो सकता है. सेकेंडली यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा हो सकते हैं. तो थर्डली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज्यादा हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो सकते हैं. तो ऑप्शन देख लेते हैं. यहाँ पे द मार्जिन ऑन सेल्स आर लो, तो यहाँ पे सेल्स के ऊपर का मार्जिन जो है वो कम है, ओनली बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है. ऑप्शन लोगों के पास ज्यादा अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप ज्यादा प्राइस जो है वो आपके प्रोडक्ट का नहीं रख सकते. लोग जो है यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे एक मैन्युफैक्चरर से दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास, या एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर के पास. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड टू मैच अप विद इट्स कॉम्पिटिटर्स द प्राइसेस शुड बी. डेफिनेटली कंपटीशन ज्यादा रहेगा, तो आपने देखा रहेगा इन लाइन विद सारे जो प्रोडक्ट के प्राइसेस रहते हैं. जब तक आपके प्रोडक्ट का कोई यूएसपी नहीं है तब तक आप मार्केट में प्राइसेस डिक्टेट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर मार्केट में अवेलेबल होंगे तो भी आप देखते हैं कि जो सप्लायर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो प्राइस ले लेता है जो मार्केट ड्रिवन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट के हिसाब से आप बोल सकते हैं फिजिकल बुक एंड ई बुक्स. तो आपके पास ऑप्शन है, अगर फिजिकल बुक एक्सपेंसिव होंगे तो आप ई बुक की तरफ आप जा सकते हो, या तो कोक, पेप्सी. बहुत ऑप्शन आपने ये देखा, ये काफी सिमिलर है. ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिश टीवी. ओके, अगर ओटीटी एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग डिश टीवी की तरफ जाएंगे, डिश टीवी एक्सपेंसिव हो जाएगा तो आपके पास ओटीटी का ऑप्शन है. हो सकता है और भी लैपटॉप और डेस्कटॉप. तो यहाँ पे प्राइस टेकर्स हो सकते हैं इश्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल है. तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री द पॉलिसीज रिलेटेड टू डैश आर गवर्न्ड. पहले तो देखना है हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट आते हैं. तो आते हैं यहाँ पे ऑल टुगेदर 6 डिपार्टमेंट, जिसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और यहाँ पे मार्क जाने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. इसके लिए यहाँ पे काफी केयरफुली काम करना है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो हैंडल करता है इशू रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन रिफॉर्म्स. तो इसके रिलेटेड कुछ भी इश्यूज रहेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करेंगे. ऑप्शन देखते हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशन. यस, ये डिपार्टमेंट में आएगा. पेंशन रिफॉर्म्स हमने अभी डिस्कस किया. और लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, दैट मीन्स पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ही हैंडल करती है, इसलिए ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, डैश इज और आर अनसिस्टमैटिक रिस्क और रिस्क. ऑप्शन देखते हैं. क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑल ऑफ द अबव. अनसिस्टमैटिक रिस्क जो रहता है वो सेक्टर स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, और इसको डाइवर्सिफिकेशन से हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो सबसे पहले रिस्क देखते हैं क्रेडिट रिस्क. यस, ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है. क्रेडिट रिस्क को डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं. क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है बेसिकली जो आपने जो इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं, फिर वो बॉन्ड्स हो सकते हैं या आपने लोन लिया हो सकता है मार्केट से, यहाँ पे आपने अगर रीपेमेंट नहीं किया या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट रिस्क. तो किसी कंपनी में कोई क्रेडिट इवेंट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्रेडिट रिस्क जो है वो या कंपनी के एंटायर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, या तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर बॉन्ड आपने इशू किया और कंपनी में कोई इशू प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से बॉन्ड का वैल्यूएशन या बॉन्ड का रेटिंग जो है वो कम हो गया. अगर बॉन्ड की रेटिंग कम हो जाएगी तो भी क्रेडिट रिस्क जो है वो अराइज होता है. तो वो बॉन्ड स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक एक इशू है या एक इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक इशू है, इसलिए वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है. सेकेंड हो सकता है बिजनेस रिस्क. अभी बिजनेस रिस्क में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती है.
ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक बैंक रिलेटेड अगर आप इशू देखोगे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी बैंक के क्लाइंट के लिए, किसी भी बैंक के डिपॉजिटर के लिए। फिर फ्रॉड हो सकते हैं, कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि आपने कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए, फिर वो एनवायरमेंट कंप्लायंस हो सकते हैं या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हो सकते हैं, उसकी वजह से बिजनेस रिस्क में आ सकता है। लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है आपका, कि लाइसेंस चला गया या कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हो गए तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या बिजनेस को इश्यू हो गए। ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, जैसे आपके जो लेबर है उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, उनमें अनरेस्ट है, दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्किंग कंडीशंस और दी रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू देम व्हाटएवर, और उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये बिजनेस रिस्क हो सकता है। या तो फिर वर्किंग कैपिटल का रिस्क हो सकता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है टू कैरी आउट योर डे टू डे ऑपरेशंस। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकता है। रेपुटेशनल रिस्क हो सकती है कि कोई नाम खराब हो गया है कि प्रोडक्ट की वजह से, या कोई रिपोर्ट आ गया है नेगेटिव आपका उसकी वजह से, या कोई फ्रॉड हो गया उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क जो है वो भी एक अनसिस्टमैटिक रिस्क का ही टाइप है। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो है वो मार्केट में इनकैश अगर आप नहीं कर पाओ तो लिक्विडिटी रिस्क आ सकती है, या इनकैश कर लो लेकिन जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ कंपनी के शेयर्स खरीद लिए थे, ऑलमोस्ट 1 लाख शेयर्स मेरे पास उस कंपनी के हैं। आज मुझे उनको इनकैश करना है मार्केट में, लेकिन वहां पे ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, ज्यादा डिमांड नहीं है वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को, तो जो इम्पैक्ट कॉस्ट है मुझे ज्यादा बेयर करना पड़ सकता है। तो क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारे अनसिस्टमैटिक रिस्क में आते हैं। इसके लिए आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which type of a financial asset may generate both one time cash flow, that is capital appreciation, and also recurring income? दो टाइप की बात हो रही है यहाँ पे इनकम की। एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन के फॉर्म में इनकम होगा, प्लस रिकरिंग इनकम भी मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में रिकरिंग इनकम मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और कैश फ्लो जो है वो वन टाइम मिलेगा जब भी बॉन्ड मैच्योर होंगे, लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉन्ड्स जो फेस वैल्यू पे इशू किए थे वो फेस वैल्यू जो है आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएगी। गोल्ड में एक वन टाइम कैश फ्लो ही होता है, जब भी आपने गोल्ड खरीदा था मे बी 10 साल के बाद आप बेच रहे हो तो वो टाइम पे आपको कैश फ्लो मिलेगा, या तो पैसे आ जाएंगे गोल्ड बेचने के बाद। इक्विटीज, यस, यहाँ पे इट मे जनरेट कैपिटल अप्रिसिएशन एंड रिकरिंग इनकम। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, मे बी आपने एक शेयर खरीदा है 500 में और उसको जब लिक्विडेट किया, जिसको बेचा तभी वो 700 का था, तो इट जनरेटेड कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ 200 रुपीज पर शेयर। और उस कंपनी ने अगर डिविडेंड भी दिया है तो यस, रिकरिंग इनकम भी आ गया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी जो है वो करेक्ट आंसर है। बॉन्ड्स एंड इक्विटी बोथ, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन इज इक्विटीज। Next, insider information is a price sensitive information about the company which is not available to the general public. That is true. Insider information जो रहती है वो जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती है तब तक वो अंदर ही रहनी चाहिए। तो पहले समझते हैं कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या है। तो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, या प्लान रिलेटेड टू एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक्विजिशन अगर कंपनी में होने वाला है, कोई मर्जिंग एक्टिविटी होने वाली है टू क्रिएट सिनर्जी, ये सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है और ये काफी प्राइस सेंसिटिव भी होती है। और इंफॉर्मेशन है जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है कंपनी, या स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, रिवर्स स्प्लिट हो रहा है, एफपीओ आ रहा है, या प्रॉफिट डिक्लेरेशन होने वाला है, ये भी काफी प्राइस सेंसिटिव होता है। मतलब कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो इसकी इंफॉर्मेशन टाइम के पहले अगर बाहर निकल जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल करते हुए कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों के लिए उसका फायदा हो सकता है, और वो नहीं होने के लिए सेबी ने काफी सारे करेक्टिव मेजर्स लिए हुए हैं। तो insider information is a price sensitive information about the company which is not available to general public. जब भी ये पब्लिक डोमेन में आनी होगी तभी वो आ जाएगी। उसका जो इंटीमेशन है ये कंप्लायंस ऑफिसर को, स्टॉक एक्सचेंजेस को देना पड़ता है, और कंपनी अपने वेबसाइट पे भी इसको डिक्लेयर कर देती है। देखो, बात ये है कि सेबी इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है। काफी करेक्टिव मेजर्स जो है या विजिलेंट एक्शंस के थ्रू सेबी ने इस इनसाइडर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो रहती है उसको रोकने की कोशिश करती रहती है, कर रही है। तो ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट, dash is an act of purchase or sale of an asset in the expectation of a gain from changes in the price of that asset over a short period of time. जब शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग स्पेकुलेशन की बात करते होते हैं, क्योंकि स्पेकुलेटर जो रहते हैं वो एंटिसिपेट करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो है
वेरी शॉर्ट टाइम में मुझे जो भी प्राइस में एक्शंस होगा उससे फायदा होगा। तो या तो वो परचेजिंग भी कर सकते हैं, मतलब परचेज करके रखा फिर सेल किया, या वो लोग शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज स्पेकुलेटर्स करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग प्रॉफिट आउट ऑफ द एक्शंस टेकन बाय देम। तो ऑप्शन इज स्पेकुलेशन। नेक्स्ट, Department of Revenue in the Ministry of Finance administered policies relating to pension reforms, life and general insurance, public sector banks. Issues related to public sector banks, financial institutions, public sector insurance companies, pension reforms, इसको हैंडल करता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ये लुक आफ्टर करता है इश्यूज रिलेटेड टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। फिर वो डायरेक्ट टैक्सेस भी हो सकते हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम जीएसटी बोलते हैं वो भी हो सकता है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है उसका इन्वेस्टिगेशन का करने का काम भी है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है। और इकोनॉमिक लॉस को एनफोर्स करने का काम भी यही डिपार्टमेंट करता है, इसलिए ऑप्शन इज फॉल्स। नेक्स्ट, द मार्जिन चार्ज बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज आर, कौन सी मार्जिन जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चार्ज करता है? मार्क टू मार्केट मार्जिन, इनिशियल और अपफ्रंट मार्जिन, वैल्यू एट रिस्क, बोथ ए एंड बी। तो वैल्यू एट रिस्क जो है वो वार, ये कैलकुलेट करने के लिए मार्जिन काम आता है कि कितना वार मार्जिन जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन मार्क टू मार्केट मार्जिन और इनिशियल और अपफ्रंट मार्जिन जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कलेक्ट करता है। तो अपफ्रंट मार्क टू मार्केट कैलकुलेट किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस। एक ट्रेडर की सभी ओपन पोजीशंस को कंपेयर किया जाता है, जैसे ट्रांजैक्शन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी, और वो चेक करने के बाद अगर लॉस है तो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो ट्रेडर के पास से कलेक्ट किया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इन प्लेस रखने के लिए ही मार्जिन कलेक्ट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इन प्लेस रखने के लिए ही मार्जिन कलेक्ट किए जाते हैं। इनिशियल मार्जिन ये एक अमाउंट है जो ट्रेडर्स को डिपॉजिट करनी होती है इन अकॉर्डेंस विद द परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर ही इज डिजायर्ड टू टेक इन द कैपिटल मार्केट। सो स्पैन कैलकुलेटर एक होता है जिसकी मदद से आप अपना जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो वार क्या है? तो वार जो है एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है जो क्वांटिफाई करता है पॉसिबल फाइनेंशियल लॉसेस को। मार्जिन सिस्टम जो है वो एक मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है और मार्जिन का कैलकुलेशन वार की हेल्प से होता है। तो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मार्क टू मार्केट मार्जिन और इनिशियल अपफ्रंट मार्जिन जो है वो कलेक्ट किया जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, a foreign investor has invested in the existing financial instrument of a country, this is known as। एक फॉरेन इन्वेस्टर जब भी इंडिया की किसी भी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया या किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बोला जाता है उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये करते हैं यूजुअली फॉरेन पेंशन फंड्स, फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनीज या हो सकते हैं फॉरेन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां। तो आंसर है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, which type of a bonds are a safe option for issuer in a falling interest rate scenario? इंटरेस्ट रेट जब गिर रहे होते हैं मार्केट में, वो टाइम पे जो बॉन्ड्स इशूअर के लिए एक सेफ ऑप्शन हो सकता है या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वो है आपका कॉलेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड जो है वो कॉल ऑप्शन के साथ आता है, मतलब एक इशूअर है जिसने कुछ बॉन्ड्स इशू किए थे से 3 साल पहले और उसके जो इंटरेस्ट रेट था से वो 10% का था। अभी वो सेम क्रेडिट रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स है उनका इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है 8%। अभी इशूअर के पास एक ऑप्शन है, अगर उसने कॉलेबल बॉन्ड सभी इशू किए रहेंगे 10% वाले इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड्स, इन दैट केस इशूअर जो है वो अपने बॉन्ड्स वापस मंगवा सकता है 3 साल के बाद और पैसे जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को वापस दे सकता है। और अगर वो बाद में वापस से बॉन्ड्स अगर इशू करेगा तो ये बॉन्ड्स उसको 8% इंटरेस्ट रेट के बर्डन के साथ आएंगे, ना ही 10% इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो घट गए हैं। तो जब भी फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो होता है तभी इशूअर कॉलेबल बॉन्ड अगर उन्होंने इशू किए रहेंगे तो उसके लिए सेफ ऑप्शन साबित हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कॉलेबल, पुटेबल, जीरो कूपन, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन इज कॉलेबल बॉन्ड्स। फॉलिंग तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए रहते हैं वो टाइम पे पुटेबल बॉन्ड जो है वो एक सेफ ऑप्शन होता है फॉर द इन्वेस्टर, और जब फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो होता है तभी इशूअर के लिए सेफ ऑप्शन होता है कॉलेबल बॉन्ड्स का। नेक्स्ट, व्हेन वन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सर्टेन?
क्वांटम ऑफ द कैश फ्लो इज नोन, तो नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना डिविडेंड जो है वो कंपनी देने वाली है। तो क्वांटम ऑफ द कैश फ्लो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना आने वाला है, क्योंकि डिविडेंड देना हर कंपनी को कंपलसरी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है डिसीजन के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के ऊपर कि उनको कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना भी है या नहीं। अमाउंट ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन इज नोन, तो नहीं, ये भी हम नहीं असर्टेन कर सकते हैं। हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है विद द इंटेंशन कि हमारा करंट मार्केट प्राइस पे जो हमने खरीदा है एक पर्टिकुलर शेयर, उसकी प्राइस आने वाले दिनों में बढ़े, लेकिन वो कितनी बढ़ेगी उसका एंटिसिपेशन कोई नहीं कर सकता। टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो इज नोन, तो टाइमिंग भी आपको नहीं पता है। अगर आपको डिविडेंड कंपनी देगी भी तो कभी देगी, ये इंटरिम डिविडेंड होगा, फाइनल डिविडेंड होगा, स्पेशल डिविडेंड होगा, या तीनों डिविडेंड होंगे, या सिर्फ एक डिविडेंड होगा दैट इज फाइनल डिविडेंड होगा, इसका कोई भी टाइमिंग जो है वो आपको नहीं पता है। मतलब तीनों चीज इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने, इक्विटी शेयर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ना ही क्वांटम ऑफ द कैश फ्लो नोन, ना ही कैपिटल अप्रिसिएशन इज नोन, ना ही टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो इज नोन। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, if imports are more than exports, then the country will have करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस। पहले तो हमें समझना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो करंट अकाउंट के आइटम्स है, और करंट अकाउंट में यहाँ पे डेफिसिट कभी होता है जब इंपोर्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। जब आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तभी हम जो भी रॉ मटेरियल है, या जो भी हम टेक्निकल नो हाउ है, या जो भी हम आइटम्स मंगवा रहे हैं वो ज्यादा वैल्यू के हैं, और एक्सपोर्ट हमारे कम वैल्यू के हो रहे हैं, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम ज्यादा खर्च करेंगे और हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम आने वाला है। तो ऑटोमेटिकली जो होगा यहाँ पे वो होगा करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑलमोस्ट 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हमने इसी फॉर्म में और इसी फॉर्मेट में कवर किए हैं हमारे एप्लीकेशन में। वहां पे जाके आप इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग जो हमारा पूरा वर्कबुक है वो 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो हमने भी हर चैप्टर पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को जो है वो हमने वहां पे कंपाइल किया है, और वीडियो फॉर्मेट में उसको हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। प्लस मॉक टेस्ट भी आपके पास है, ऑलमोस्ट 500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस है, जहाँ पे आपका प्रोग्रेस जो है वो आप चेक कर सकते हो। Next, dash section in the cash flow statement will provide information about the amount of fund received by selling a company premises during the preceding year. जब भी आप कंपनी के premises सेल करते हो, एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो? कंपनी के एसेट सेल कर रहे हो। कंपनी के एसेट जब सेल हो रहे तो कैश का क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? यस, कैश जो है वो इनफ्लो हो रहा है, आपके प्रीमाइसेस जो है वो चले जा रहे हैं। प्रीमाइसेस जो है वो एसेट रिलेटेड है, दैट मीन्स ये इन्वेस्टिंग टाइप की एक्टिविटी थी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने पहले किए थे, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रीमाइसेस आपने किए थे, उनको सेल किया है, और वो सेल करने की वजह से जो है आपको कैश इनफ्लो हुआ है। और प्रीमाइसेस जो है वो इन्वेस्टिंग कैटेगरी के आते हैं। तो जो भी ये कैश फ्लो होने वाला है, ये कौन से सेक्शन में होगा? यस, तो ये होगा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो के सेक्शन में। ये ना ही होगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो के स्टेटमेंट में, ना ही होगा फिनेंशियल कैश फ्लो के स्टेटमेंट में। तो ऑप्शन इज इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। नेक्स्ट, द एनपीए आर टिपिकली लो व्हेन। एनपीए किसके साथ जुड़ा हुआ है ये टर्म? तो यस, ये टर्म जुड़ा हुआ है आपके बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के साथ, मतलब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये कम कभी होंगे, ये कम तभी होंगे जब इनका बर्डन कम होगा। इनका बर्डन कम कब होगा? जब ही आपके जो लोन्स है ये रिलेटिवली सस्ते होंगे। आपके लोन सस्ते होना मतलब आपके जो इंटरेस्ट है ऑन योर लोन वो सस्ता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, इंटरेस्ट रेट्स आर लो, इन्फ्लेशन इज हाई, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द मार्केट इज हाई। तो क्या होगा? एनपीए तभी कम होंगे जब भी इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट में कम होंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स जब भी लो रहेंगे तभी आपके जो ईएमआई है वो रिलेटिवली सस्ते रहेंगे, और जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनको ये रीपे करने के टाइम पे आसानी होगी। इसलिए एनपीएस आर टिपिकली लो व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो। नेक्स्ट,
Dash has authority given by the Ministry of Corporate Affairs to register companies and to ensure that they comply with the provisions of the Companies Act 2013. तो जब भी किसी कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करना होता है, whether it is OPC that means one person company और LLP that is limited liability partnership या प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, ये चार तरह से अगर उनको अपने आप को रजिस्टर करना है कंपनीज एक्ट के अंडर, तो उनको जाना पड़ेगा ROC के पास, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। और ये अथॉरिटी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा ROC। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज अ करंट असेट्स आइटम। करंट असेट्स का मतलब क्या है? ऐसे असेट जो 1 ईयर के अंदर, 1 डे से लेके 1 ईयर के अंदर जो है वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो यस, जब भी आप क्रेडिट सेल्स करते हो तभी आपके क्रेडिटर्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जिनको हम अकाउंट रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, मतलब मार्केट से इतना पैसा आने का आपका बाकी है। एंड यूजुअली इन मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस जो है वो अकाउंट रिसीवेबल 1 ईयर के अंदर अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। मतलब आपने क्रेडिट सेल्स किया, डेटर्स क्रिएट हो गए और डेटर्स ने आपको 1 साल के अंदर अपने पैसे दे दिए, तो ये हो गया अकाउंट रिसीवेबल। सिंस ये 1 साल के अंदर कैशेबल हो सकते हैं, इसके लिए वो करंट असेट्स का आइटम है। क्या मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो करंट असेट्स का आइटम है? यस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक्स हो सकते हैं, कंपनी ने किसी और कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक्स कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं इमीडिएटली। उसके बाद ETS हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, जो ट्रेडेबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है जिनका ट्रेडिंग जो है वो शेयर मार्केट पे हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे हो रहा है, तो उनको भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो है वो इजीली कैश में कन्वर्ट होती है। मनी मार्केट के जो भी सिक्योरिटीज है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो कहलाती है, बिकॉज वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। क्या इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स का आइटम है? तो यस, इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स का आइटम है, क्योंकि इन्वेंट्री भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। अगर रॉ मटेरियल के फॉर्म में अगर आपकी इन्वेंट्री है तो रॉ मटेरियल का आप कन्वर्ट कर दोगे फिनिश गुड्स में और उसको सेल करोगे। अगर वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में आपकी इन्वेंट्री है तो आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आप उसे सेल करोगे, फिनिश गुड्स डेफिनेटली आप मार्केट में सेल करोगे। तो अकाउंट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इन्वेंट्रीज जो है वो सारे ही करंट असेट्स के आइटम हैं। और कोई करंट असेट्स के आइटम आपको याद है? कुछ डेफर्ड टैक्स पेमेंट आपने किए रहेंगे, प्री पेमेंट्स वगैरह, वो सारी जब जैसे आपने प्रीपे किया रहेगा आपका रेंट या इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, ये सारी चीजें जो है वो करंट असेट्स के आइटम हो सकते हैं। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। Next, subscribing to the right issue is a choice and not a compulsion for investors. Yes. So one thing is that right issue का मतलब ही ऐसा है कि ये आपके पास एक right है to the existing investors, to the existing shareholders, कि कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, कंपनी पैसा रेज करना चाहती है और यहाँ पे अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके एक ऑप्शन दे रही है कि हमें पैसा रेज करना है और आप अगर हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे शेयर्स जो है वो बाय करते हैं, तो हम आपको डिस्काउंटेड रेट में ये शेयर्स देंगे। लेकिन रिकॉर्ड डेट के पहले पहले आपके अकाउंट में ये शेयर्स रहने चाहिए। मतलब कंपनी 2 डेट डिक्लेयर करेगी, एक डेट डिक्लेयर करेगी एक्स डेट और एक डेट डिक्लेयर करेगी रिकॉर्ड डेट। एक्स डेट जो है वो हमेशा रिकॉर्ड डेट के पहले आती है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी इज ए एक्स डेट, दैट मीन्स एक्स डेट के पहले दिन तक आपके अकाउंट में शेयर्स जो है वो आपने मतलब बाय कर लेने चाहिए और रिकॉर्ड डेट तक जो है आपके अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। रिकॉर्ड डेट इज नथिंग बट अ बुक क्लोजर डेट। तब तक आपके अकाउंट में अगर शेयर्स आ गए हैं तभी आप राइट इशू या जो भी आपकी जो कंपनी के जो कॉर्पोरेट एक्शंस है उसके लिए आप अवेल कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अभी आपके पास ये चॉइस है, एज ए शेयर होल्डर आपके पास एक चॉइस है कि राइट इशू के लिए आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, आपको ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। ऑप्ट करने के लिए आपको एप्लीकेशन जो है वो भर के देना होता है, या आपको आपके जो ब्रोकर्स हैं उनको भी आप बोल सकते हैं, आपके पास एक मेल आ जाएगा और आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है, या आपको फिजिकल फॉर्म में भी लेटर आ जाता है और उसके साथ आपको जो है वो फॉर्म फिलअप करके देना होता है। आपका राइट जो है आप किसी और को भी दे सकते हैं। इन दैट केस जो दूसरा जो आप जिसका आप राइट दोगे वो भी कंपनी का ये जो राइट इशू है उसमें पार्टिसिपेट
कर सकता है। तो सब्सक्राइबिंग टू द राइट इशू इज अ चॉइस, यस चॉइस, ये कंपल्शन नहीं है। इन्वेस्टर चाहता है तो राइट इशू में सब्सक्राइब करे, इन्वेस्टर चाहता है तो राइट इशू में पार्टिसिपेट करे, नहीं तो नहीं करे, एंड दैट इज ट्रू। तो सब्सक्राइबिंग टू द राइट इशू इज अ चॉइस एंड नॉट अ कंपल्शन फॉर investors.